सो इन आवर लास्ट वीडियो हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था. नाउ वी विल स्विच टू वान डर वाल्स फोर्सेस एंड उनके बारे में देखते हैं. सो हम लोगों को ये तो ऑलरेडी पता ही है दैट वान डर वाल्स फोर्सेस आर वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्सेस जो हम लोगों ने अभी तक पढ़े थे. रिमेंबर द क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको बताया था. तो सबसे पहले हमारे पास होता है फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट शो यू. तो जैसे जो बॉन्ड्स होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं. वन इज़ वीक एंड सेकेंड वन इज़ स्ट्रॉन्ग. तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के अंदर आते हैं हमारे पास बॉन्ड्स लाइक आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. एंड वीक बॉन्ड्स के अंदर आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वान डर वाल्स फोर्सेस. ठीक है, तो अब हम लोग वान डर वाल्स फोर्सेस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. तो दीज आर फ्री chemical forces between two molecules and van der Waals forces are very attractive intermolecular forces. ठीक है, तो what does intermolecular mean here? इसको मैं ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोज़ में अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ, बट आई जस्ट एक्सप्लेन इट वंस मोर. तो इंटरमोलिकुलर मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है एंड इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है. तो अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो इसको इंटरमोलिकुलर कहते हैं. तो इसमें हमेशा दो मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी to see if there is a van der Waals force between them or not. Hydrogen bonds, however, form both intermolecular and intramolecular hydrogen bonds. ठीक है, तो ये तीन टाइप्स के हो सकते हैं. एक होता है कीसॉन फोर्सेस, दूसरा होता है डिबाई फोर्सेस एंड तीसरा होता है लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस. ठीक है, तो सबसे पहले आता है कीसॉन फोर्सेस. तो कीसॉन फोर्सेस जो होते हैं ये डाइपोल इंटरेक्शन होता है. ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखा जाता है एंड ये दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं. ये कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसी वजह से होता है क्योंकि ये थोड़ा सा आयनिक प्रॉपर्टी शो करता है. ठीक है, तो जैसे इसमें HCl है. HCl जो होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों देखने को मिलता है. ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब यही है कि दो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, तो वो उस तरीके से हम लोगों को इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने को मिलता है. फिर दूसरा होता है डिबाई फोर्सेस. डिबाई फोर्सेस जो होते हैं इसमें इंड्यूस डाइपोल होता है, मतलब थोड़ा बहुत इंड्यूस किया जाता है डाइपोल को, वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है. ठीक है, तो इसमें एक पोलर और नॉन पोलर, इसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स ही लिए जा रहे हैं. इसमें एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिया जा रहा है. इसके एग्जांपल्स होते हैं नोबल गैसेस एंड H2. ठीक है, इसको बस थोड़ा सा थियरी है, इसको याद करना है. फिर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस की बात करें तो ये इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल होता है. इसमें दोनों ही इंड्यूस किए जाते हैं, तो सबसे वीक ये होता है. ठीक है, एंड ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है. इसमें एग्जांपल्स आ जाते हैं अल्केन्स के. ठीक है, फिर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिखा है van der Waals forces increase with increase in molecular weight. Generally down the group intermolecular forces increase and van der Waals forces जो है वो भी इंक्रीज होते हैं इस वजह से. तो इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ा था एज वी मूव ऐसे अक्रॉस द पीरियड तो जो साइज़ होता है वो कम होता है एंड एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ होता है. अब साइज़ इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा आ रहे हैं और उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है ऑब्वियसली. ठीक है, तो इसी वजह से इसमें लिखा गया है कि van der Waals फोर्सेज जो होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं विद इंक्रीज़ इन इंटरमोलिकुलर बोल रही हूँ मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ने से ये जो फोर्सेज होते हैं ये भी ज़्यादा हो जाते हैं एंड इसी वजह से डाउन द ग्रुप जाने पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ते हैं, जिसका मतलब है कि van der Waals फोर्सेस भी बढ़ रहे हैं. ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर्स देख लेते हैं. तो जनरली डाउन द ग्रुप क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, van der Waals फोर्सेस बढ़ रहा है, तो इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है. इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि क्या van der Waals फोर्सेज BDW इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते ही है, साथ ही साथ वो मॉलिक्यूलर मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो इसमें जैसे हीलियम का जो है सबसे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट एज़ कम्पेयर टू ज़ेनॉन. ठीक है, तो ज़ेनॉन का सबसे ज़्यादा अगर हम लोग
18th ग्रुप की बात करें तो उसके अंदर ज़ेनॉन का सबसे ज़्यादा होगा। फिर जैसे उससे पहले वाले की बात करें तो आयोडीन का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आई डोंट नो, टिन, सॉरी माय बैड, टिन, ठीक है। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन में सबसे ज़्यादा हमारे पास टिन का ही होगा। क्यों? वंडर वॉल फोर्सेस भी इसमें ज़्यादा होंगे, इसके अंदर मॉलिक्यूलर मास भी इसका ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ही ज़्यादा होगा, एंड साइज भी इसी का ज़्यादा होगा क्योंकि, ठीक है। फिर ग्रुप 15 की बात करें तो इसमें क्या होता है कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वंडर वॉल फोर्सेस इंक्रीज होते हैं, बस इतना ही लिखा है। अब देखो क्या होता है कि ऑब्वियसली केमिस्ट्रीज में एक्सेप्शन तो आने ही आने हैं, तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट क्या किया था कि अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वंडर वॉल फोर्सेस इंक्रीज होने चाहिए थे, है ना। एंड ऐसा बट होता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा था कि यहाँ पे क्या होना था कि सबसे पहले नाइट्रोजन का सबसे कम इसमें होना था और सबसे ज़्यादा इसमें होना था, ठीक है। बिस्मथ में सबसे ज़्यादा होना था इसमें वंडर वॉल फोर्सेस एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, बिस्मथ का सबसे ज़्यादा होता है, फिर बिस्मथ का तो सबसे ज़्यादा ही होना है। फिर उसके बाद आता है हमारा ये एंटीमनी, फिर आर्सेनिक, फिर ये ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बिस्मथ, फिर आता है हमारे पास ये एंटीमनी, फिर उसके बाद आ जाता है NH3 विच इज़ बेसिकली ये जो एंड में आना था, जो यहाँ पे था, जो सबसे पहला था, वो बीच में आ जाता है। एंड देन फिर उसके बाद आता है हमारा नॉर्मल ऑर्डर। तो क्या हुआ यहाँ पे, बस इतना चेंज हुआ है कि ये जो है नॉर्मली तो हम लोग ऐसे ही जा रहे थे ना, बट इसको बस यहाँ पे बीच में लगा दिया है एंटीमनी के बाद, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है ऑर्डर प्रिटी मच। जनरली अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि जनरली डाउन द ग्रुप जो वंडर वॉल फोर्सेस है वो इंक्रीज करते हैं कि डिक्रीज करते हैं, तो आपको पता है आपको क्या करना है, ठीक है। बट लाइक जनरली की बात हो रही है, एक केस में नहीं भी होता है ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि नोबल गैसेस एंड H2O के अंदर डिवाई फोर्सेज होते हैं, हम लोगों ने अभी देखा था। डाउन द ग्रुप डिवाई फोर्सेज सॉलिबिलिटी ऑफ द नोबल गैस इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने देखा ही है। अगर देखो वंडर वॉल फोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं तो उसी के हिसाब से हमारे डिवाई फोर्सेज भी इंक्रीज ही होंगे, ठीक है। तो इसको बस लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ग्रुप 16 की बात करें तो H2O, H2PO, H2TE, H2SE, H2S, ठीक है। तो इसमें भी मतलब नॉर्मल साइज़ के अकॉर्डिंग जा रहे हैं क्योंकि नहीं, इसमें क्या होता है, एक सेकेंड, ठीक है, सही तो है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अब देखो एक बस इसमें डिफरेंस होता है, मतलब प्रिटी मच इसमें भी सब सेम है, ठीक है। इसमें भी, इस वाले ग्रुप में भी प्रिटी मच पूरा सीक्वेंस जो है वो सेम ही है, बस एक डिफरेंट आ रहा है, दैट इज़ ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन का टेक्निकली सबसे कम होना था बट इसका सबसे ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यस, मतलब क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऊपर होता है, लाइक हम लोगों को पता है ऑक्सीजन होता है उससे टीपो, ठीक है। तो ऐसा होता है उससे टीपो, ठीक है, ऐसा होता है। बट हमारे पास एक एक्सेप्शन यहाँ पे अगेन आ जाता है, इसमें बेसिकली जो ऑक्सीजन है वो वाला सबसे ज़्यादा हो जाता है एंड बाकी फिर हमारे सीक्वेंस वही है POTESES, ठीक है। फिर H2O जो होता है वो लिक्विड होता है एंड उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे सिंपल नोट है। फिर H2S जो होता है ये गैस होता है, ठीक है। ग्रुप 17 की बात करें तो इसमें वो फ्लोरीन एंड क्लोरीन वाला आ जाता है थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, मतलब आपका नॉर्मल जो सीक्वेंस होता है वैसे ही चलता है, बस क्लोरीन जो होता है वो एंड में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें। ग्रुप 15, 16 और 17 में हमें कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। बाकी जो हमारे स्टार्टिंग के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें नॉर्मल आप चेक कर सकते हैं साइज़ के बेसिस पे। इसमें क्या एक्सेप्शन हम लोगों ने देखा था, इसमें NH3 वाला एक्सेप्शन, मतलब N का, नाइट्रोजन का एक्सेप्शन था। फिर इसमें क्या था, ऑक्सीजन का एक्सेप्शन था, और इसमें क्या था, हमारा क्लोरीन का एक्सेप्शन था, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर, जब एक कोई स्ट्रक्चर is not able to explain the properties, all the properties, then several hypothetical, this is a keyword, hypothetical structures are drawn, ठीक है। तो रेजोनेंस भी जो है ये एक
मनगढ़ंत कहानी है, ठीक है। दिस डज नॉट एक्चुअली हैपन, ठीक है। इसमें बेसिकली ये होता है कि जैसे एक जो स्ट्रक्चर है वो सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं बता पा रहा होता है ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स, तो क्या किया जाता है उसमें कि उसका एक ऐसे मनगढ़ंत उसके स्ट्रक्चर्स बना लिए जाते हैं जो हम लोग किसी को करते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक चीज़ स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या क्या कर सकती है, ठीक है। तो एक फिनोमिनन है और इसी का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो और एक और चीज़, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल एंड ऑल बॉन्ड लेंथ ही है यहाँ पे, लेंथ इज बिटवीन सिंगल बॉन्ड लेंथ एंड डबल बॉन्ड लेंथ, ठीक है। इसका इस लाइन का क्या मतलब है, हम लोग उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है मैंने एग्जाम्पल ले लेती हूँ ओजोन का, O3 का, ठीक है। इसमें क्या है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखता है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये वाला जो बॉन्ड है इसमें लोन पेयर्स वगैरह है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, वो इधर आ जाता है टू गेन स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का हो जाता है लीटो, और इसी तरीके से आगे पीछे करता रहता है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो इस स्ट्रक्चर में बदल जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग इवेंचुअली इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है वो एक जगह नहीं रुक रहा है, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या था, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड के अंदर ही पाई बॉन्ड आता है, और डीलोकलाइजेशन का मतलब है कि एक जो इलेक्ट्रॉन है या फिर जो डबल बॉन्ड है कुछ भी है वो एक जगह टिक नहीं पा रहा है, मतलब उसकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं, उसका कोई स्पेसिफिक घर नहीं, तो उसी को कहते हैं डीलोकलाइजेशन, ठीक है। और रेजोनेंस बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि किसी कंपाउंड ने ये ऐसा क्यों किया, ताकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाए, ताकि वो ज़्यादा स्टेबल हो जाए। एंड केमिस्ट्री में बस स्टेबिलिटी देखी जाती है, केमिस्ट्री क्या ज़िंदगी में भी नॉर्मल भी स्टेबिलिटी ही देखी जाती है इन मोस्ट सिनारियोज, ठीक है। और इस चीज़ को ये जो बना है इवेंचुअली, इसको कहते हैं हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, इनके सबसे रियल स्ट्रक्चर भी है। और ये वाले जो है ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। एंड ये जो होता है इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है इससे, ठीक है। ऑब्वियसली अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, एंड इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी कम है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, और उसका क्या कम होता है, उसकी स्टेबिलिटी भी कम होती है और उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसमें ऐसा है कि इसकी एनर्जी जो है इसकी वो कम होती है एंड स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता देती हूँ, ऐसे MCQ में आ सकता है कहीं से भी, NCERT का पॉइंट है, एंड दैट इज़ दिस थिंग जो नोट में लिखा हुआ है। बेसिकली NH4Cl, ये याद रखना, NH4Cl और KNO3, ये दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट तीनों बॉन्ड शो कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे NH3 ले लेते हैं, NH3 जो है वो आयनिक एंड कोऑर्डिनेट दोनों बॉन्ड शो करता है, बट ये जो है ये NH4Cl जो है ये आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट सब बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो दिस इज इट, और बाकी इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। फिर रेजोनेंस एनर्जी की बात करें तो डिफरेंट इन एनर्जी ऑफ RH इज़ मोर स्टेबल देन, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ही ली है, ठीक है। अब देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए रिलेटेड टू रेजोनेंस, ठीक है। तो देखो रेजोनेंस के अंदर डबल बॉन्ड डीलोकलाइजेशन किसका हो रहा है, सिर्फ पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा एटम ही गायब हो जाता है, कई बार मिसकंसेप्शंस होते हैं कि एटम का ही डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसके डबल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इवन सिंगल बॉन्ड भी इधर उधर नहीं होता है। पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नॉट सिग्मा, ठीक है। इसमें वही लिखा है कि मतलब सिर्फ पाई बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज होता है, सिग्मा बॉन्ड का भी कुछ नहीं होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज सेम, ठीक है।
तो ये आपको जानना ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज सेम। ऐसा नहीं है कि पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उस पर चार्ज में, एंड दूसरे वाले में जो दूसरा स्ट्रक्चर बना है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इनका साइज लेंथ भी सेम होता है, ठीक है। फिर देयर इज नो इक्विलिब्रियम बिटवीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं होता इनके बीच में। ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोग सोचते हैं कि क्योंकि ये ऐसे ऐसे लाइक इसका जो होता है मतलब इसका मतलब क्या है कि ये ऐसा पहले बनता है, फिर वो ऐसे बनता है, फिर ऐसे बनता है, फिर ऐसे बनता है, इस तरीके से इसका चलता रहता है। तो इसको कुछ लोग, कई लोग ऐसा मिसकंसेप्शन होता है ये कि अज्यूम कर लेता है कुछ लोग कि ये इस तरीके का कुछ हो रहा है जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम का बनाते हैं। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है, नहीं, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है। मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन वन कॉनिकल फॉर्म एंड फॉर अनदर कॉनिकल फॉर्म फॉर अनदर टाइम, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड जिसमें अगर ये 1 सेकेंड के लिए यहाँ पे रह रहा है तो 1 सेकेंड के लिए भी ये इसमें भी रहेगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है। अब कैसे देखना है कि किसी चीज़ के अंदर रेजोनेंस है कि नहीं है, उसकी बात करते हैं। तो देखो पाई सिग्मा नेगेटिव या फिर पाई सिग्मा, ठीक है। तो पाई सिग्मा पाई बॉन्ड्स हो देखो, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, ये एक हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे पास। अगर इसकी हम बात करें तो इसमें देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, ये जो है, और नेगेटिव बॉन्ड है। तो इसके अंदर रेजोनेंस होगा क्या? हाँ होगा। फिर दूसरा हमारे पास है एक एसीटेट आयन। लेट्स टॉक अबाउट एसीटेट आयन CH3O-, ठीक है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी होगा। फिर क्लोराइड आयन, क्लोराइड नहीं, ये इसकी बात करते हैं, CO2- कार्बोनेट, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा कि नहीं होगा, इस तरीके का होगा, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें भी होगा। फिर P डबल बॉन्ड O फॉस्फेट की बात करें तो इसमें पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, नेगेटिव है, और इसमें यहाँ पे भी होगा रेजोनेंस, जस्ट सो यू नो। यहाँ पे तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। इसमें जो है, इसमें एक सिग्मा है हमारे, एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज और एक में, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। फिर हमारे पास एक परक्लोरेट आता है, इसकी मैं बात कर रही थी पहले। ये इसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें भी बनेगा। कैसे बनेगा? देखो पाई इसमें तो नहीं दिख रहा है, फिर इसमें पाई इसमें भी नहीं दिख रहा है, बट पाई सिग्मा नेगेटिव इसमें तो दिख रहा है ना, तो यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर हमारे पास बेंजीन रिंग आता है। बेंजीन रिंग में तो आप समझ लीजिए होता ही होता है, ठीक है। बेंजीन रिंग में हमेशा होता है, एंड यहीं से शुरू होता है, ठीक है, सब कुछ। फिर CO2 के अंदर भी होता है, वैसे तो लगता नहीं है कि इसके अंदर होता है, बट इसके अंदर भी देखने को मिलता है। देखा जाए तो इसमें नहीं होना चाहिए, बट इसमें भी होता है। क्यों होता है इसका रीज़न मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। फिर आगे बढ़े अगर हम लोग तो इसमें बोला जा रहा है कंपेयर द CO बॉन्ड लेंथ ऑफ CO2 एंड CO3, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ कि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 1 + π/σ होता है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। दिस इज़ बेसिकली द फॉर्मूला टू फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो, हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है MOT के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, बट यहाँ पे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बॉन्ड ऑर्डर्स की बात करते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूले से हम लोग बहुत कुछ फाइंड कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है उसकी बात करते हैं। तो आपको इसका एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है। CO-O- डबल बॉन्ड O, इसके अंदर कितने डबल बॉन्ड्स दिख रहे हैं? 1 डबल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड्स कितने दिख रहे हैं, मतलब पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स कितने दिख रहे हैं? 1, 3 दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग ये फॉर्मूला इस पर लगाएं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1 + पाई बॉन्ड कितना है? 1/3,
1 प्लस ये, ठीक है। तो इसका कुछ 1.33 करके बॉन्ड ऑर्डर आता है, ठीक है। फिर और ये जो पता है ये 3 जो है हम लोग वही डबल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं जो रेजोनेंस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब जैसे कि ये वाला एग्जांपल लेते हैं, क्या इस वाले में हम लोग 3 डबल बॉन्ड लेंगे? नहीं, क्योंकि ये वाले हम लोग ने अभी देखा था, ये वाले तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं ना रेजोनेंस में। तो इसमें हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय 1 2 3 4 ये हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और ले लेते हैं, एसीटेट आयन के बारे में बात करते हैं। एसीटेट आयन H3O-। तो इसमें क्या हो रहा है कि 1 प्लस हमारे पास पाई बॉन्ड कितना एक ही है जो रेजोनेंस में एक ही है, क्या एक ही है। फिर 3 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, तो ये हो गया, नहीं 3 नहीं है, 2 हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि हम लोग इसको नहीं देखेंगे, हम लोग पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड वो ही लेंगे जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे तो पाई सिग्मा नेगेटिव दिख रहा है, तो यहाँ पे तो हो रहा है रेजोनेंस, यहाँ पे पाई सिग्मा कुछ नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं देखा जाएगा। तो 1 प्लस 1/2 होगा, तो इसका हो जाएगा 1.5, ठीक है। फिर अब यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन है जो मैंने अपने नोटबुक में लिखा हुआ है, उसकी बात करते हैं। देखो CO की बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, CO की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है इन CO2 एंड CO3 ठीक है। देखो CO की तो हम लोग देखो कार्बन का होता है, हमें पता है कि होता है इसका 6 और ऑक्सीजन जो है वो हो जाता है हमारा 8, दिस विल बी इक्वल टू 14। तो इसका मतलब है इसका 3 होगा बॉन्ड ऑर्डर, ये MOT में हम लोग करते हैं, ठीक है। CO2 की बात करते हैं, C डबल बॉन्ड O, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, अभी हम लोगों ने देखा था। तो इसका अगर हम देखें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालें तो 1 प्लस 1 प्लस 2/2, ठीक है, 2/2, तो दिस विल बी इक्वल टू 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2, इसका हो गया 2, इसका हो गया 3। CO3 2- की बात करते हैं, C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। तो 1 प्लस, देखो सिग्मा बॉन्ड कितने, पाई बॉन्ड हमारे पास एक ही है, ठीक है, पाई बॉन्ड तो एक ही है, और सिग्मा बॉन्ड हमारे पास है 1 2 3 है, और ये वाले जो है पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.33। और हम लोगों को पता है क्या कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। देखो जिसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, मतलब CO का सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, फिर CO2 का है, फिर CO3 - 2 का है, तो इसी का ऑपोजिट जो ऑर्डर होगा वो बॉन्ड लेंथ का हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग एक और क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, तो वो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कंपेयर द बॉन्ड लेंथ इन ClO, ठीक है, किस किस में, Cl4 ClO3 ClO2 और ClO-, ठीक है। इसकी बात करते हैं, तो ClO4 की बात करते हैं। सबसे पहले Cl डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दिया, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दिया, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दिया, एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है, परफेक्ट। फिर Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, 1 2 3, अच्छा नहीं सॉरी, इसमें अगर हम देखें तो एक सिंगल बॉन्ड होगा नेगेटिव चार्ज के साथ, और यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। फिर Cl ये होगा, ये होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। मैं पूरा अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर्स नहीं बना रही हूँ, बट यू गेट द पॉइंट। फिर इसमें लोन पेयर ही लोन पेयर होंगे, बस एक होगा एंड दैट विद अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब इनके बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस 1 2 3, अब देखो 3/4, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 प्लस 2/3, यहाँ पे 1 प्लस 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा 1,
ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे बॉन्ड ऑर्डर्स फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड इसका उल्टा कर देंगे तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें आगे की, तो एक और होता है, ठीक है। हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेंस का फाइंड करने का एक फॉर्मूला ढूंढ लिया, विच वॉज दिस वन राइट हियर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बट देयर इज एन एक्चुअल फॉर्मूला जो एनसीईआरटी में दिया है, बट इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड वन, एंड दैट इज ये दिस फॉर्मूला राइट हियर। आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, बट दिस फॉर्मूला राइट हियर, ये जो है ये बोलता है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये एनसीईआरटी के हिसाब से सही है, बट लाइक मेरे को वाला यूज़ करना ज़्यादा प्रेफरेबल है, तो मैं वो यूज़ करती हूँ। फिर एक और चीज़ आती है नई, दैट इज़ एवरेज फॉर्मल चार्ज इन रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो नाम होता है वो होता है CO3 2-। इसका सबसे अच्छा इजी तरीका बताती हूँ, लाइक इसका एक वो बता देती हूँ। उसमें जो चार्ज है उसको लो 2- अपॉन ये कर दूँ, ये हो गया तुम्हारा एवरेज फॉर्मल चार्ज फॉर दिस, ठीक है। फिर आता है PO4 3-, ठीक है, इसमें -3/4। ये इस तरीके से तुम्हें एवरेज फॉर्मल चार्ज तुम ढूंढ सकते हो, ठीक है। और जो फॉर्मल चार्ज होता है वो कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज फॉर्मल चार्ज तो निकाल लिया, फॉर्मल चार्ज जो होता है वो इस तरीके से देखा जाता है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं है। इसके ऊपर है, इसके बीच वाले पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। क्यों पॉजिटिव चार्ज है? क्योंकि इसने इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो इसके पास 0 पॉजिटिव -1 ये इस तरीके से इसका हम लोग फॉर्मल चार्ज ढूंढ सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं इसका ही, N3- का। इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, -1 +1 0। This is it, and with that we have completed this topic as well.